आज की सबसे बड़ी खबर वैसे तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से आ रही है, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या होगा, नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, ट्रंप जीतेंगे या हारेंगे। और हमने भी आज यही सोचा था कि हम आपको दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इस फैसले के बारे में आज जरूर बताएंगे। आज हमारी पहली खबर वही होती। लेकिन इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास दो विकल्प थे, एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने यह तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे, कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने ये पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं। लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और ये समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात यह नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात यह हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। इसलिए आज हमने ये सोचा कि आज हम अर्नब गोस्वामी पर बात करेंगे, आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ अब कितनी खतरनाक मिसाइल बन चुका है और झूठ का सामना करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छा रास्ता है, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या ये सारी चीजें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि अब पत्रकारिता से रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है? पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था अब वो समाप्त हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर को समझ लीजिए। अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत
या टीआरपी घोटाला नहीं है और इसका उनकी पत्रकारिता से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें 2 वर्ष पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, यह केस आज का नहीं है, 2 साल पुराना केस है और उन पर एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इस व्यक्ति के कुछ पैसे लौटाने थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा और कहा कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं और फिर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह केस पुराना है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले साल पूरी जांच करने के बाद इसी रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था और तब अर्नब गोस्वामी की ना तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई थी और तब पुलिस ने यह कहकर इस केस को बंद कर दिया था कि उनके पास इसे लेकर कोई और सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, इसी पुलिस ने। लेकिन अब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की बेटी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर से शिकायत की और आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में इस केस का इतिहास समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आसानी रहेगी। महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने 5 मई 2018 को इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तिथि नोट कर लीजिए, 5 मई 2018। अब 2020 खत्म होने वाला है। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने इस मामले में एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और एक तरह से इस केस को बंद कर दिया। जुलाई 2020 में नायक परिवार इस केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर करता है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को नायक परिवार पुलिस से मिला और इसकी आगे की जांच की मांग की और ठीक 3 दिन के बाद ही, देखिए कितनी फुर्ती से, 3 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर 2020 को अलीबाग पुलिस की सीआईडी यूनिट ने अदालत को यह भी बता दिया कि वो इस केस को दोबारा खोलकर अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाने वाले नायक परिवार का इस पर क्या कहना है और उनकी गिरफ्तारी पर कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, आज पूरा देश बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित है और अर्नब गोस्वामी के साथ और फ्री प्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ नहीं है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं। आप पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उस परिवार की बात भी सुन लीजिए जो परिवार ये चाहता है कि इस केस को दोबारा से ओपन किया जाए। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफी हुआ है और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और उसके बावजूद भी फोर्स करके उन्होंने 83 लाख पे आए थे, ये डिसाइड हुआ था और 83 लाख भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this has happened. अगर उनको सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीबी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा लेके मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स को दे दो। और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है, देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप है।
यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर, उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। जिस प्रकार से पत्रकारिता पर अटैक हो रहा है, वह प्रजातंत्र के मूल विषयों के बारे में प्रश्न खड़ा करता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। यह पत्रकारिता प्रजातंत्र पर एक बड़ा भारी आघात है, जिसके बारे में भारत की जनता को आगे जाना चाहिए और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है, ऐसा मैं मानता हूं। लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस, यहाँ कानून का राज है। महाराष्ट्र में पुलिस प्रोफेशनल है। उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है, बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्जाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्जाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। देशवासियों को मेरी प्रार्थना है, सभी महानुभावों को भी मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर कहता हूं, इसको राजनीति की तरफ से मत देखिए। पहली बात सोचिए कि उन्हें क्यों पकड़ा है। एक महिला जिसके पति ने आत्महत्या की, जिसकी मां, उसकी सास ने आत्महत्या की, उस आत्महत्या की नोट पर उन्होंने लिखा कि ये मैं इनके पास से मुझे पैसे आने थे, इसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। आपने देख लिया, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अलग अलग पार्टियां अपना रुख आपको बता रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो गई है। लेकिन हम अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। आप भी उन सवालों को ध्यान से सुनिएगा और तय कीजिएगा कि क्या सही आपको लग रहा है, क्या गलत आपको लग रहा है, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। पहला सवाल यह है कि जिस पुलिस ने तकरीबन 1 साल की जांच के बाद इस मामले में यह कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ सबूतों का अभाव है, यानी कोई सबूत नहीं है, उसी पुलिस को आज अचानक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ कौन से नए सबूत मिल गए, कौन सा ऐसा नया सबूत सामने आ गया जिसके बाद ये जांच फिर से शुरू हो गई और आज उन्हें उनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहेगा। दूसरा सवाल यह है, पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी से पूछताछ कुछ खास परिस्थितियों में ही की जाती है, जैसे कि अगर किसी आरोपी के देश छोड़कर भाग जाने की आशंका हो, या फिर वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करे, इस बात की आशंका हो, या ये आशंका हो कि वो गवाहों को प्रभावित करेगा, तभी अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है। लेकिन 2 साल पुराने इस मामले में अब तक ऐसी कोई भी वजह पुख्ता तौर पर नजर नहीं आई। फिर आज अचानक पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ करने की ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी, यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे में आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता था और बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बजाय इसके पुलिस ने कोई नोटिस जारी किए बिना अचानक अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचकर उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया। चौथा सवाल यह है, इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को अपने वकीलों से भी बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये सारे सवाल वो हैं
जो आशंका पैदा करते हैं, जो मन में डाउट पैदा करते हैं, इससे यह लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे यह लगता है कि हो सकता है कि ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई के नजरिए से की गई हो। हम समय लेना चाहते थे आपसे, और हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, टीआरपी स्कैम के मामले में हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, और बाकी मुद्दों पर भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, हो सकता है उसमें भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। तब हम बीच में नहीं आए, बीच में नहीं पड़े। आपके बीच की बात है, उनके बीच की बात है, वो क्या कहना चाहते हैं उनके ऊपर है। लेकिन आज हमें उनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज देश के मीडिया ने, देश के पत्रकारों ने अगर उनका साथ नहीं दिया, अगर आज देश का पूरा मीडिया एक साथ नहीं आया, तो फिर इस देश में अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद पुलिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद देश के बड़े बड़े पत्रकार आपको न्यूज स्टूडियो में कम दिखेंगे और थानों में और अदालतों में ज्यादा दिखेंगे। सच बोलने से पहले होंठ कांपने लगेंगे, सच बोलने से पहले दिल बैठने लगेगा, सच बोलने से पहले थाने की तस्वीरें सामने आने लगेंगी, सच बोलने से पहले पत्रकार ये सोचेंगे कि मेरी जान कैसे बचेगी। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि ये बात हम आपके साथ करें, और आज हम उनका साथ देना चाहते हैं, खुलकर देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये एक पत्रकार, एक चैनल से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। हम समय लेना चाहते थे क्योंकि हमने बचपन से एक कहावत सुनी थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो आराम से और स्थिरता के साथ काम करता है वही अंत में रेस को जीतता है। और सच भी ऐसा ही होता है। सत्य धीरे से चलता है, सत्य तेजी में नहीं आता, सत्य T20 के मैच जैसा नहीं है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। यही हम सुनते हुए आए हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स इसका ठीक उलट कर रहे थे, और सबके बीच ये होड़ लगी थी कि कौन पत्रकारिता को ताक पर रखकर सबसे आगे निकल सकता है। पर आज सुबह जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा कि इस पर बात करने का समय अब आ चुका है। अब इस पर और ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस गिरफ्तारी के दूरगामी परिणाम होंगे। ये गिरफ्तारी एक अलार्म की तरह बज रही है, और आज हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं, मीडिया से ये कहना चाहते हैं, सरकारों से ये कहना चाहते हैं, ये अलार्म बज रहा है। आपकी नींद तोड़ने के लिए इस अलार्म को बंद करके दोबारा मत सो जाइएगा। ये अलार्म आपको जगाने के लिए है। हमारे देश में लोग पत्रकार इसलिए बनते थे क्योंकि हम आपके लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। आपके प्रतिनिधि बनकर दुनिया की हर ऐसी जगह पर खड़े रहना चाहते थे जहां कोई इतिहास बन रहा हो। हम आपको सही खबर बताना चाहते थे, सच बताना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स में, तब हमें क्या बताया गया था, आज सुनिए। हमें बताया गया एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, यही पत्रकार का सबसे बड़ा गुण होता है, लेकिन यही पत्रकार की सबसे बड़ी गलती भी होती है। फिर भी एक पत्रकार को बोलना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहिए, चाहे माहौल किसी की जीत के जश्न का हो या माहौल डर का हो। पत्रकार को हर हाल में बोलना चाहिए। पत्रकार चुप रहने के लिए नहीं है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप तक सच पहुंच सके। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पत्रकार खुद खबर बन जाएंगे, खबर आपको देते देते हम खुद खबर बन जाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मीडिया, पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर्स, सब लोग खुद खबर बन गए हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम ये सोचकर पत्रकारिता में आए भी नहीं थे कि एक दिन हम अपने ही बारे में आपको खबर बता रहे होंगे, अपने ही बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है और हम खुद खबर बन गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन्हें लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना गया है, और पूरा लोकतंत्र इन 4 स्तंभों पर टिका है। इनमें से अगर एक का भी संतुलन बिगड़ा तो लोकतंत्र पर संकट आ जाएगा। लेकिन आज हमें यह आपको बताते हुए बहुत चिंता हो रही है कि मीडिया का जो स्तंभ है अब वो कमजोर हो रहा है। मीडिया के स्तंभ पर अब एक के बाद एक हथौड़े चल रहे हैं, और अगर ये स्तंभ कमजोर होकर गिर गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा।
जब हम पत्रकारिता में आए तो हमें इस पेशे में लाने वाली ऊर्जा जो थी वो थी सच कहने की आदत। हम हमेशा से ये सुनते आए थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन अब समय बदल गया है, अब सत्य परेशान भी होता है और कई बार पराजित भी हो जाता है। झूठ में बूस्टर इंजन लग चुका है, झूठ डबल इंजन के सहारे चल रहा है और सच लगभग गतिहीन हो चुका है। झूठ ध्वनि की गति से उड़ने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी तेज गति से उड़ने लगा है। ऐसी ही एक मिसाइल को 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बटन दबाकर आधे सेकंड में झूठ को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा रहा है। ये झूठ इतनी तीव्र गति से चलता है कि अब सत्य का रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। मिसाइल से तेज उड़ने वाला झूठ जबरदस्त नुकसान करता है, किसी समाज या देश को एक झटके में नष्ट करने की शक्ति रखता है, जबकि सत्य अब कीचड़ में खिले एक ऐसे कमल की तरह हो गया है जो खुद उसी कीचड़ में फंसा रहता है और उसे हिलने में बहुत समय लगता है। आज सत्य गतिहीन है, परेशान है और शायद कुछ हद तक पराजित भी हो चुका है। इसलिए आज आपके पास आए हैं कि क्या आप यही चाहते थे, क्या आप यही चाहेंगे, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसके खिलाफ अब आपको आवाज उठानी होगी। आज जो कुछ हो रहा है, आज आपने देखा होगा देश में बहुत शोर मच रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत शोर मच रहा है। आज जो कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आज जो कुछ अर्नब के साथ हुआ है वो मेरे साथ और जी न्यूज के साथ 8 साल पहले हो चुका है। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और ये आज भी हमारे साथ हो रहा है। इन 8 वर्षों में हमारे साथ हर दिन हुआ है, हर मिनट हुआ है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं बना था और हमारे देश की मीडिया ने भी इस पर तब ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जैसा आज मच रहा है। यानी उस समय भी मीडिया बटा हुआ था, उस समय भी मीडिया ने किसी का साथ नहीं दिया, उस समय भी मीडिया यही सोचता रहा, बड़े बड़े पत्रकार और न्यूज एंकर यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी बाहर चला गया। इस बात की खुशी थी। उस वक्त भी लोग यही सोचते रहे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी चैनल अब कमजोर स्थिति में है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मीडिया ऐसा नहीं है कि आज बटा हुआ है, मीडिया हमारे देश का शुरू से बटा हुआ था। मीडिया में आज तक कभी किसी ने किसी दूसरे मीडिया कर्मी का साथ नहीं दिया है, आज भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं आपको मेरे अपने तजुर्बे से आज ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो गुजर रही होगी वो हम पर, जी न्यूज में हमारी टीम पर, मुझ पर गुजर चुकी है। उन सच्चाइयों की गलियों, जो उस सच की गलियों से हम गुजर चुके हैं। हम बस फर्क यह है, किसी के पास मदद मांगने के लिए तब गए नहीं थे, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, हम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे, कभी आपके पास भी नहीं आए। लेकिन यह रास्ता हर दिन अब मुश्किल होता जा रहा है। अपने केस के बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज यह बताना चाहते हैं कि यह विषय एक व्यक्ति के केस से बहुत बड़ा है। और अगर आप केस की बात करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि एक पत्रकार के जीवन में क्या क्या चल रहा होता है और दर्शकों को उसके बारे में कभी पता भी नहीं चलता। मेरे खिलाफ इस समय देश के लगभग हर हिस्से में केस दर्ज हैं। जम्मू में जमीन जिहाद की खबर जब आपको दिखाई, तब केरल में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में जब धूलागढ़ में दंगे हुए थे वो खबर दिखाई तो वहां पर 2 एफआईआर दर्ज हो गई। शार्ली हेब्दो मैगजीन में जो कार्टून छपा था, जब उसके ऊपर आपको रिपोर्ट दिखाई तो हैदराबाद में केस चल पड़ा। इस मामले पर दिल्ली में भी एक केस हमारे खिलाफ दर्ज है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू किया और दिल्ली पुलिस ने एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली। डीएनए के एक एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि का नाम लेने पर एक और केस पंजाब में इस समय चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का भाषण दिखाने पर और उस पर टिप्पणी करने पर दिल्ली में मानहानि का एक और मुकदमा चल रहा है। 2012 में एक और बड़े कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ खबर दिखाने पर भी हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ एक नहीं कई केस, कई एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब तो बॉलीवुड के खिलाफ बात करने पर भी आज ही मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए कितने सारे केसेस एक साथ। ये एक पत्रकार की बात है, एक चैनल की बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक केस को लड़ने के लिए पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ता है,
कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील रखने पड़ते हैं, वकील पैसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपया वकील लेते हैं, और ये सब आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेता है। इस पर पैसा खर्च होता है, इस पर आपकी शक्ति खर्च होती है, इस पर आपका समय बर्बाद होता है, और इस पर आप खुद चिंता में जाते हैं, आपका परिवार चिंता में चला जाता है। जो आज अर्नब गोस्वामी के परिवार को समझ में आ रहा होगा, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जब अर्नब गोस्वामी हिरासत में है तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि परिवार की इसमें क्या गलती है। लेकिन ये सब हम किस लिए करते हैं, बड़ा सवाल यह है। इसलिए करते हैं ताकि आप तक सच पहुंचा सकें, लेकिन जब सच पराजित होने लगता है तो हमें भी निराशा होती है, कुछ समय के लिए हमारी हिम्मत भी टूटने लगती है। बड़ा सवाल फिर से आपके सामने रख रहा हूं, कभी सोचकर देखिएगा, ये सारे जो रिस्क लेते हैं पत्रकार, अर्नब गोस्वामी भी जो ले रहे हैं, बाकी लोग भी जो ले रहे हैं, हमने भी जो खबरें दिखाई, इनमें हमारा निजी फायदा क्या था? किसी भी पत्रकार का निजी फायदा क्या है? ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप तक जानकारी किसी तरीके से पहुंच जाए। जान पर खेलकर वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान से हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम खबर ना दिखाएं, खबरों के नाम पर सिर्फ विज्ञापन दिखाएं, यानी एक तरह से हम सिर्फ फरमाइशी खबरें आपके सामने पेश करते रहें, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, असली खबर वो होती है जिसे कोई ना कोई दबाने की कोशिश करता है, बाकी सब विज्ञापन है। असली खबर वो होती है जो किसी को चुभती है, असली खबर वो होती है जिसे कोई रोकने की कोशिश करता है, असली खबर वो होती है जो किसी को घायल करती है, जिससे सच बाहर निकलता है। इसलिए असली खबरों को लोग पसंद नहीं करते, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब विज्ञापन है। सच भी ऐसा ही होता है, सच परेशान करता है लोगों को, सच अनकंफर्टेबल बना देता है आपको, सच चुभता है। हमने इसे ही अपना ध्येय वाक्य माना, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला? इसके बदले में देश के लगभग हर कोने में हमारे खिलाफ मामले दर्ज हैं, हमें अदालतों में घसीटा गया, कोशिश की गई कि हमारा सारा समय अपनी पैरवी करने में ही गुजर जाए और हमें पत्रकारिता करने की फुर्सत मिले ही नहीं। अगर हमारे खिलाफ केस नहीं होता है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को चिट्ठियां लिखकर यह कहा जाता है कि इनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काट दी जाए, इनके विज्ञापन बंद कर दिए जाएं, इनके चैनल अपने आप बंद हो जाएंगे, पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन पत्रकारों से उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जाती है, उनकी कमाई एक पब्लिक रिलेशन एजेंट से भी कम होती है। आज बड़ा सवाल यह है, जो मैं आपको पहले भी लेकर आया था, कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? क्या अब एक पीआर एजेंट बनने का समय आ गया है? क्या पब्लिक रिलेशंस में चले जाने का समय आ गया है? क्या अब खबरों की दुनिया छोड़कर विज्ञापन की दुनिया में जाने का समय आ गया है? क्योंकि विज्ञापन में सब लोग खुश रहते हैं। अगर आज हम आपको विज्ञापन जैसी फरमाइशी खबरें दिखाने लगें तो सब खुश रहेंगे, सरकारें खुश रहेंगी, जो लोग विज्ञापन देते हैं वो खुश रहेंगे, पुलिस खुश रहेगी, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो खुश रहेंगे, नेता खुश रहेंगे। बस एक चीज होगी, आप तक सच नहीं पहुंचेगा। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2004 में अमेरिका में एक पीआर एजेंट की औसत कमाई, मासिक कमाई 2.5 लाख रुपए थी, जबकि एक पत्रकार सिर्फ 2 लाख रुपए महीने कमाता था। यह अमेरिका की एक रिसर्च है। 2013 में एक पीआर एजेंट की औसत कमाई बढ़कर 3.5 लाख रुपए प्रति महीने हुई, जबकि इस दौरान एक पत्रकार की औसत कमाई में सिर्फ 22,000 रुपए की वृद्धि हुई। जैसा आपको बताया, ये तो अमेरिका की बात हम कर रहे हैं। सोचिए भारत के पत्रकारों का क्या हाल है। ऐसे में न जाने कितने पत्रकारों को लगता होगा कि जब साज सज्जा वाला झूठ इतने पैसे कमाकर देता है तो पत्रकारिता, मुश्किल पत्रकारिता छोड़कर क्यों ना पब्लिक रिलेशंस में चला जाए, क्यों ना विज्ञापन की दुनिया में चला जाए। पीआर करना आसान है, लेकिन सच बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस समाज में लोग सत्य बोलना बंद कर देते हैं, उस समाज का पतन निश्चित है, और अंत में उस समाज में कोई भी सच बोलने वाला बचता नहीं। मार्टिन निमोलर जर्मन कवि हुआ करते थे, बड़े मशहूर कवि हैं, और निमोलर जर्मनी में नाजी शासन का विरोध करने के लिए उन्हें जाना जाता था। उन्होंने इस संदर्भ में एक बहुत शानदार कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है फर्स्ट दे केम, और ये कविता आज मैं भारत के पत्रकारों के लिए पढ़ रहा हूं। इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है ताकि सबको समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए। यह कविता कुछ इस तरीके से है। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। और फिर वो आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर वो आए मेरे लिए और तब तक
कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। आज भारत के पत्रकारों पर यह जो कविता है बिल्कुल फिट बैठती है। जब तक दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जब तक दूसरे लोगों पर एक्शन हो रहा है, लोग चुप रहते हैं, कभी नहीं बोले। और जिस दिन ये पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उनके घर में आ जाएगी और जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। पीआर एजेंट किसी कंटेंट को सजावट के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं और अक्सर उसमें विज्ञापन से मिले पैसे का बूस्टर इंजन लगा होता है, लेकिन खबर वो है जो किसी को चुभे, किसी को परेशान करे, और सत्य अक्सर लोगों को परेशान ही करता है। इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस खबर से कोई परेशान नहीं होता, जिसे कोई दबाना नहीं चाहता, जिस खबर का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, वो खबर नहीं होती, वो विज्ञापन ही होता है। आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें यह तय करना है कि हमें आपको खुश करने वाली विज्ञापन जैसी खबरें दिखानी है या फिर किसी को चुभने वाला सच दिखाना है। हम सत्य दिखाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ एफआईआर होंगी, हमारा सर्विलांस शुरू हो जाएगा, फोन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, सर्विलांस होगा, जान से मारने की धमकियां मिलेंगी, परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी और उसके बाद अदालतों में मुकदमे चलेंगे। जबकि हम अगर आपको विज्ञापन दिखाना शुरू कर दें, खुशनुमा खबरें दिखाना शुरू कर दें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन यह आपके साथ बेईमानी होगी और जो पत्रकार इस बेईमानी से इनकार कर देंगे उन्हें लोकतंत्र के मीडिया वाले चौथे स्तंभ में जिंदा चिनवा दिया जाएगा। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, इसमें सच बोलने वाले पत्रकारों को जिंदा चुनवा दिया जाएगा और ये चौथा स्तंभ हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी नींव को कमजोर करके अब इसमें पैसा भरा जा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार भरा जा रहा है, सत्ता द्वारा दिए गए पुरस्कार भरे जा रहे हैं और इस खंबे को हर पल लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही है। और जो पत्रकार इसके लिए तैयार नहीं है, उनके रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं। हमारे देश में वैसे भी सच बोलने वाले पत्रकार अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हैं, जो देश के नाम कुछ कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हमारे देश में जो थोड़े बहुत भी अब बचे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करना खतरे से खाली नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें सबक सिखाने की अब धमकियां दी जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़े दिनों में पत्रकारिता सबसे खतरनाक पेशों में आ जाएगी और हो सकता है कि पत्रकारिता पढ़ाने वाले संस्थानों में प्रवेश के समय ही छात्रों के हाथों में ये वैधानिक चेतावनी थमा दी जाए, जिस पर लिखा होगा कि पत्रकारिता आपके जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है, सोच समझकर पत्रकार बनिए। इसलिए आज सुबह से मैं ये सोच रहा हूं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ गया है। हमारे पास नेताओं वाली कुर्सी नहीं है जिस पर हम जीवन भर चिपके रहें। जब तक आप हमें देख रहे हैं, जब तक आप हमें सुन रहे हैं, जब तक आपको हम पर भरोसा है, हम तभी तक हैं। आपके बिना एक मिनट भी रुक नहीं पाएंगे। मैं जब अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद मुझे अपना बुढ़ापा अदालतों और थानों के चक्कर काटते हुए ही बिताना पड़ेगा। अपने बुढ़ापे में, अपनी रिटायरमेंट के बाद आज आपको सच बोलने के इस जुनून में जो खबरें हम दिखा चुके हैं, उनके एवज में रिटायर होने के बाद कभी केरल की अदालतों में जाना होगा, कभी आंध्र प्रदेश की अदालत में जाना होगा, कभी जम्मू की अदालत में जाना होगा, कभी पश्चिम बंगाल के थाने में पेश होना होगा, कभी पंजाब की अदालत से बेल लेनी होगी। मेरे परिवार की ट्रोलिंग होती रहेगी, कहीं बाहर जाने के लिए कभी वीजा नहीं मिलेगा। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का डर हमेशा सताता रहेगा और परिवार यह पूछता रहेगा कि हमारी गलती क्या थी। और जो सच के साथ समझौता कर लेंगे उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, विदेश यात्राएं मिलेंगी, बड़े बड़े अखबारों में, पश्चिमी मीडिया में कॉलमिस्ट बनने के ऑफर आएंगे, बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के मौके मिलेंगे, शानदार जीवन वो जी सकेंगे। और जो स्तंभ हम आपको बता रहे थे मीडिया का, ऐसे लोगों के लिए जो मीडिया का स्तंभ होता है उसमें शानदार, उसके चारों तरफ फूल लिपटे होते हैं, फूलों वाली बेल लिपटी होती है और ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन जो सच दिखाएगा उसकी राह में अदालती केस वाले कांटे बिछा दिए जाएंगे और जो ऐसा नहीं करेगा वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा जैसा ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है, हरियाली है, फूल हैं, खूबसूरती है, शानदार जीवन है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब माँ बाप अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा कुछ भी बन जाना, लेकिन पत्रकार कभी मत बनना, और अगर बन भी जाओ तो सच कभी मत बोलना। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र का पतन हो जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता के हथौड़ों से कमजोर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर फूल पत्तियां और सुंदर सुंदर बेल लगा दी जाएंगी, जो कि नकली होंगी, प्लास्टिक की होंगी। आगे चलकर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये तय कर देगी कि अगर पत्रकारों ने सत्ता की बेलदारी नहीं की तो उन्हें जीवन भर अदालतों से बेल लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम यहां ये नहीं कह रहे कि अर्नब गोस्वामी ने क्या किया है और क्या नहीं, जो किया है वो सही है या वो गलत है। हमारे देश की अदालतें सब जानती हैं। हम मानते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। हम यहां आज बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया में जो लोग हैं, हम लोग हैं, हम कानून से ऊपर हैं। हमें कानून से कोई छूट नहीं चाहिए, अदालतों से, पुलिस से कोई छूट नहीं चाहिए। अगर कुछ गलत काम किया है तो हम अदालतों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इस कार्रवाई को जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से घर में घुसकर आज परिवार के बीच में से उन्हें उठा लिया गया है एक बहुत शातिर अपराधी की तरह, वो तरीका ठीक नहीं है। उसके पीछे जो मंशा है वो मंशा ठीक नहीं है। इससे पूरी दुनिया को गलत संदेश गया है और इससे बाकी की राज्य सरकारों को, नेताओं को और पुलिस को एक ऐसा संदेश गया है कि अगर उन्होंने भी इस फॉर्मूले को अपना लिया तो इस देश में अनर्थ हो जाएगा। ये एक ऐसा अलार्म है जो सबके कानों में बज रहा है। इस अलार्म को सुनकर देश के लोगों और मीडिया को जागना होगा। अगर आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और जैसा हमने आपको बताया, हमारे देश का मीडिया अक्सर हमेशा बटा रहता है। हमारे देश के मीडिया में लोगों ने कभी एक दूसरे की मदद की ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और हर चैनल, हर पत्रकार अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर होते देखना चाहता है, गिरते हुए देखना चाहता है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अंदर ही अंदर मुस्कुराहट हो और ज्यादातर मुद्दों पर पत्रकार एक दूसरे का साथ नहीं देते। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी के महीने में एक हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया शाहीन बाग गए थे और वहां पर उनके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन इसके बाद देश के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, कोई उनके साथ नहीं आया, कोई उनको बचाने के लिए वहां नहीं गया। इसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं दीपक चौरसिया के साथ शाहीन बाग जाऊंगा और वहां से दीपक चौरसिया के साथ मैंने पूरे देश को शाहीन बाग का सच दिखाया था। यह पहली बार ऐसा हुआ था जब दो प्रतिद्वंदी एंकर्स, एडिटर्स, जो दो अलग अलग चैनल्स में काम करते हैं, वो एक साथ किसी जगह पर गए और एक ही प्रोग्राम उन्होंने किया वहां पर, और वो प्रोग्राम दोनों चैनल्स पर एक साथ दिखाया गया। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, मुझे आज इस बात का बहुत दुख है कि हम दोनों को समर्थन देने के लिए इस देश का एक पत्रकार नहीं आया, बल्कि पत्रकारों में यह होड़ लग गई, चैनलों में यह होड़ लग गई कि बाकी के चैनल्स ये कहने लगे कि इन दो पत्रकारों को तो रोक दिया, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका। शाहीन बाग के लोग हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे। देखिए, शाहीन बाग के लोग हमसे तो खुलकर बात कर रहे हैं, हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। ये उस समय की अपने खुद निजी अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। कहते हैं, जब सत्ता सत्य पर हावी होने लगे तो इसे आप बहुत अशुभ शुरुआत कह सकते हैं। इससे देश को बचाने की पहली जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की होती है, पत्रकारों की होती है, और यह जिम्मेदारी पत्रकारों को निभानी ही पड़ेगी। सरकार और मीडिया एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के आलोचक भी हैं। दोनों को एक दूसरे के काम में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसमें किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लेकिन अब तो किसी तरह की कोई रेखा बची ही नहीं है। लक्ष्मण रेखा की तो बात ही क्या करें। लक्ष्मण रेखाएं लांघने का ही परिणाम है कि नेताओं के बाद पत्रकारिता ने भी अब धीरे धीरे अपना भरोसा आप लोगों के बीच छोड़ दिया है, खो दिया है। हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बार कहा था, हम न्याय में राजा और प्रजा दोनों का साथ देंगे, परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का भी नहीं। लेकिन आज के दौर में अगर पत्रकार इनमें से किसी का भी साथ न दे तो वो निशाने पर आ जाता है और फिर उसके द्वारा दिखाया गया सच उनके लिए ही परेशानी की वजह बन जाता है। लेकिन अगर पत्रकार एक तरफा हो जाएं,
सत्ता की स्तुति करने लगें तो उनकी राह आसान हो जाती है, और ऐसा ना करने पर जो होता है वो आज आप सबके सामने है। हमारी हमेशा एक ही मंशा रही है, हम जब अन्याय होता है, जब गलत बात होती है, ना राजा का साथ देते हैं ना प्रजा का साथ देते हैं। जब जब हमें ऐसा लगा कि देश की जो जनता है वो भी शायद गलत दिशा में जा रही, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ बातें ऐसी हों जो सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो देखने में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अच्छी हैं नहीं, उस पर भी हमने आपको हमेशा आगाह किया है और टीआरपी की चिंता हमने कभी नहीं की। अपना नुकसान करके हमने आपको वो बातें बताई हैं जो शायद आपको भी अच्छी न लगी हों। इसलिए आज हमारी आप सबसे ये अपील है कि आज जो कुछ हुआ है, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता आपको पसंद आती हो ना पसंद आती हो, इससे पहले उनके जो जितने केस चले होंगे हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये केस भी आगे जब अदालत में चलेगा उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे चलकर हर केस अदालत में जब जाएगा तो अदालत में तो फैसला हो ही जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में अदालतों में फैसला 1-2 दिन या 2-4 महीने में नहीं होता, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। तो क्या 10 साल किसी पत्रकार को ऐसे ही झूठे भ्रम में रखना क्या सही होगा? क्या 20 साल किसी पत्रकार को क्लीन चिट लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब तक पूरी सरकार और पूरी पुलिस उसे अपराधी मानती रहेगी? ये बात बहुत गलत है और आज हम इसका विरोध करना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई में हम कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, पुलिस की कार्रवाई में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, अगर वो सही मंशा के साथ की गई है तो। इसलिए आज हम अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, आज हम लोकतंत्र के साथ हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जागने का दिन है। आज जो कुछ हुआ है, अगर आज नहीं जागे तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ हो सकता है, किसी भी सच बोलने वाले पत्रकार के साथ ये हो सकता है। और ये वो दिन होगा जब आने वाली पीढ़ी के लोग पत्रकारिता में आना ही बंद कर देंगे और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सच बोलने में कोई फायदा नहीं, नीरा राडिया की लिस्ट बनाने में ही फायदा है, अगली सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे ये तय करने में ही फायदा है, किस पार्टी को कहां फायदा पहुंचाना है ये तय करने में ही फायदा है। इसलिए आप सब लोग सोचिएगा आज जरूर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.